हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं बीए थर्ड ईयर के लिए। जी हाँ दोस्तों, बीए थर्ड ईयर वैसे तो देखिए लोक प्रशासन एमए में भी आप लोग पढ़ते ही हैं, बट बीए थर्ड ईयर में मोस्टली, क्योंकि बीए थर्ड ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीए थर्ड ईयर का सिलेबस मैं फॉलो करूंगा यहाँ पर। लेकिन एमए वाले बच्चे भी अपने लोक प्रशासन की तैयारी इस सेशन के माध्यम से कर सकते हैं, कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको टॉपिक ऊपर नीचे करना होगा, लेकिन थर्ड ईयर वालों को कोई ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो लोक प्रशासन पर कंप्लीट सेशन हमारा होगा और पर डे आपको एक लेक्चर मिलता रहेगा, है ना। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे सेशन कंटिन्यू होने वाले, चलने वाले हैं। तो जल्दी से जिन दोस्तों को भी अब अभी पता नहीं है, उनको जल्दी से क्लासेस शेयर कर दीजिए कि थर्ड ईयर की क्लासेस शुरू हो चुकी है लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। और अब यहाँ डेली आपको एक लेक्चर, एक सेशन मिलता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी मुझे बताते रहेंगे कि आपको लोक प्रशासन के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, मैं उसका भी अरेंजमेंट करने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? तो थर्ड ईयर के लिए आज एक नया सब्जेक्ट लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व, विशेषताएं आदि आदि, यानी कि जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा लोक प्रशासन का, उसे हम आज के सेशन के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेक्चर नंबर 1 आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे साथ में, जो कि सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है और न्यू बैच है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। चलिए, वैसे देखिए कुछ सेशन पहले हो भी चुके हैं और ओल्ड क्लासेस में लोक प्रशासन में कंप्लीट भी करवा चुका हूं, लेकिन अब न्यू सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया था, इसलिए नया सेशन अब शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी नए छात्र हैं, पहली बार इस सेशन पर आए हैं, उनको मैं बता देना चाहूंगा कि बीए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर तक तीनों ईयर में ऑलमोस्ट आपके सभी लेक्चर, सभी सब्जेक्ट पर जो है लेक्चर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप जाइए प्लेलिस्ट में इस चैनल की, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में, उसे आप डिटेल में पढ़िए और सब कुछ निःशुल्क है, कोई चार्ज, कुछ किसी का कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है ना। इस सब के अलावा दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी होता है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, तो सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। चलिए, तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पे जरा बात कर लें। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले टेबल ऑफ कंटेंट ये क्या होता है, पहला लेक्चर इसलिए बता रहा हूं। टेबल ऑफ कंटेंट यानी बिल्कुल आपकी किताब में जिस प्रकार से इंडेक्स होता है, वही टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें इस पहली ही स्लाइड में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले। तो साथियों, सबसे पहले लेक्चर पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे लोक प्रशासन के अर्थ को। जी हाँ, लोक प्रशासन क्या होता है, इसका सामान्य बेसिक सा अर्थ समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसकी प्रकृति की, फिर इसके क्षेत्र की, लोक प्रशासन की ना, उसके बाद विशेषताओं की, और उसके बाद में लोक प्रशासन के महत्व की। तो अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विशेषता और महत्व, इन पांचों कॉन्सेप्टों पर वन बाय वन करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे अर्थ से। क्लियर है? तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब चूंकि अर्थ में भी हम आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटी सी हम अपनी जो है अपना बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि हम अपना जो बेस है हमारा आज के लेक्चर का, उसे हम तैयार कर लेते हैं। स्लाइड पूरी ओपन हो जाए उसके बाद मैं पेन ले लेता हूं और अब करते हैं शुरुआत। देखिए साथियों, प्रस्तावना, यहां पर आप व्याख्या भी लिख सकते हो, जैसे मैं हमेशा यूज करता हूं पहले पॉइंट के रूप में, व्याख्या। ठीक है, पेन टेप से ऐसी राइटिंग आती, राइटिंग पर मत जाइएगा ना। व्याख्या, या फिर आप यहां पर इसका जो है भूमिका भी इसको नाम दे सकते हो, भूमिका या प्रस्तावना, तीनों में से कुछ भी आप नाम दे सकते हो पॉइंट नंबर 1 के रूप। देखिए, क्योंकि आज हम लोक प्रशासन को शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये मानकर चल रहा हूं कि आप एकदम फ्रेशर हैं, आप लोक प्रशासन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। माफ कीजिएगा, आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं क्योंकि मैं तभी तो आप लोगों को गाइड कर पाऊंगा, तभी समझा पाऊंगा, है ना। अब ये तो पता नहीं है ना कि आप में से कितने बच्चे किस लेवल तक लोक प्रशासन से परिचित हैं। बात समझ आई? तो एकदम जीरो से हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने कभी पॉलिटी को हाथ में भी नहीं लिया होगा ना, वो भी इसको बेहतर तरीके से समझ पाएगा।
तो लोक प्रशासन का मतलब क्या है, इसको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि जो लोक प्रशासन आप पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे कि इसकी बनावट को लेकर आप देख सकते हो। एक तो शब्द है लोक और दूसरा है प्रशासन। क्लियर है? तो एक शब्द आपका लोक जिसे हम अंग्रेजी में पब्लिक बोलते हैं और दूसरा शब्द है प्रशासन जिसे हम अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर? अब यहां पर ऐसा नहीं है, देखिए कि लोक प्रशासन एक शब्द होगा तो ही उसका अर्थ निकलेगा, नहीं, दोनों का अपना स्वयं मतलब कि एक सेपरेट अर्थ निकलता है दोनों का। यानी लोक का अर्थ होता है जनता या फिर सरकार, और वहीं प्रशासन का अर्थ होता है, प्रशासन का अर्थ होता है शासनाधीन रहना। शासनाधीन रहना, शासन के अधीन रहना, या फिर अगर सामान्य शब्दों में कहें तो सेवा करना या प्रबंध करना। प्रशासन, चूंकि ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से लिया गया शब्द है प्रशासन, और प्रशासन संस्कृत भाषा की इससे शास धातु से ये बना हुआ है। तो इतना गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए कि लोक का मतलब होता है जनता या सरकार, और प्रशासन का मतलब होता है सेवा या प्रबंध करना। ठीक है? और जब अंग्रेजी में अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की यानी प्रशासन की, तो इसे लैटिन भाषा में एड और मिनिस्टर से, ये दो शब्दों से मिलकर बना, लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एड और मिनिस्टर, दोनों से मिलकर के बना है। तो इतना भी गहराई में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जितना बताते जा रहा हूं उतना सिर्फ आप भूमिका तैयार कर लीजिएगा। आगे बहुत सारे लेक्चर, अभी तो शुरुआत है यार, आगे चल करके आपकी जो डेफिनेशन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है? तो इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लोगों की सेवा करना या मामलों की देखभाल करना, ये लोक प्रशासन का एक लाइन में उत्तर है। लोक प्रशासन का मतलब क्या है? तो लोगों की सेवा करना, या दो लोक और प्रशासन दोनों को जब मिला देंगे तो दोनों का मतलब हो जाएगा लोगों की सेवा करना या फिर मामलों की देखभाल करना। अब इसको मैं एक संक्षेप में कहूं, एक संक्षेप में अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक हित में किए जाने वाले सभी कार्यों के प्रबंध और क्रियान्वयन को लोक प्रशासन कहा जाता है। किसके द्वारा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और किसके लिए? सार्वजनिक हित में, यानी जनता के लिए, सबके लिए। तो सरकार के द्वारा सबके लिए जो सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं या उनका प्रबंध किया जाता है उसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। इज इट ओके? देखिए, अब यहां से एक छोटी सी भूमिका, चलो अपने दिमाग में इतना तो भेटा, क्या लोक प्रशासन है क्या? भाई, लोक प्रशासन जनता की सेवा करने वाले कार्यों को कहा जाता है। जो भी जनता की सेवा के या जनता के लिए कार्य करता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। मोटा मोटा सा नॉलेज हमको यहां से मिल जाता है ना? अब गहराई में उतरने की तैयारी कर लीजिए आप। चलिए, तो जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था पॉइंट नंबर 1 यानी लोक प्रशासन का अर्थ, अब वहां पर हम आगे बढ़ेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ क्या मतलब होता है? लोक प्रशासन का थोड़ी सी सब्र बना करके रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या मतलब कि लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना होता है। अब यहां पर आपको क्या याद रखने की जरूरत है, बताइए मुझे। लोक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है वो जनता की भलाई करना, कानून बनाना और व्यवस्था को बनाए रखना, ये तीन काम होते हैं। यानी जनता के हित में काम करना, जनता के लिए कानून बनाना, और जनता के जो कानून बनाए गए उसकी जनता के लिए व्यवस्था करना। ये तीन प्रमुख कार्य होते हैं लोक प्रशासन के। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा लेकिन बहुत कारगर उदाहरण है। सुनिए, जब सरकार कोई कानून बनाती है, जब किसी भी कानून का निर्माण करती है सरकार, जैसे मान लेते हैं कि मुफ्त शिक्षा का कोई कानून बनाया है ना, या स्वास्थ्य योजना को लेकर कोई कानून बनाया गया है, तो उस कानून को जमीन पर लागू करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता है, जैसे डीएम को, एसपी को, तहसीलदार को, डॉक्टर को या शिक्षक को। यही तो लोक प्रशासन है, यही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन का मतलब यहां किसी एक व्यक्ति से नहीं है, ना ही किसी एक अधिकारी से है और ना ही किसी एक राजनेता से है, बल्कि लोक प्रशासन अपने आप में एक यूनिट है, एक संगठन है। लोक प्रशासन जो जनता के लिए कार्य करेगा, जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा, जनता की भलाई के लिए कानून बनाएगा और उनको व्यवस्थित करेगा, उसे लोक प्रशासन कहते हैं। उदाहरण हमने लिया है कि जब कोई सरकार
कोई कानून बनाती है तो उस कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा भाई? सरकार ने तो संसद में बैठकर कानून बना दिया, तो फाइल तो बनकर तैयार हो गई। तो बताइए क्या फाइल बनकर तैयार हो जाने मात्र से वो प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी जिसको लेकर के संसद में कानून बनाया गया है? अरे वो प्रॉब्लम तब तक समाप्त नहीं होगी, वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि जो कानून बना संसद में वो रियल फील्ड में ना आ जाए। तो फील्ड में लेकर यानी जनता के बीच लेकर कौन आएगा उस कानून को? तो उसे कोई अधिकारी लेकर आएंगे, प्रशासनिक अधिकारी। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वही तो लोक प्रशासन है भाई। तो लोक प्रशासन का मतलब कोई कलेक्टर ही नहीं होगा। अरे कलेक्टर है, एसपी हो, तहसीलदार हो, डॉक्टर हो, शिक्षक, कोई भी सरकारी अधिकारी होगा लोक प्रशासन का एक हिस्सा होगा। बात समझ आई आप लोगों को? तो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को जो लागू करता है जमीन पर लाकर, जमीन का मतलब होता है लोगों के बीच में लाकर, जो लागू करता है उसे ही हम लोक प्रशासन कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पर जो है हम कुछ तीन विद्वानों की परिभाषाओं को देखने वाले हैं, डेफिनेशन को देखने वाले हैं। अर्थ को तो आप लोगों ने यहां पर अच्छे से देख लिया और मैं उम्मीद करता हूं समझ भी आया आप लोगों को कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उदाहरण के साथ हमने देखा है। लेकिन अब जरा हम देखेंगे कुछ परिभाषाओं को। डेफिनेशन के बिना अर्थ अधूरा सा लगता है, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे फिर वो एग्जाम सेंटर में आंसर लिखने में हो। सही है ना? तो आइए कुछ डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे यहां पर, जो कि एल डी वाइट जी ने दी हुई है। एल डी वाइट ने क्या परिभाषा दी इन्होंने? तो एल डी वाइट ने कहा है, एक मिनट पेन लेते हैं। एल डी वाइट का कहना है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति लागू करना या उसे पूरा करना होता है। नहीं समझ आई? देखिए यार, हमेशा ध्यान रखना, परिभाषा जो होती है ना संक्षिप्त तो होती है, लेकिन एक लाइन या दो लाइन में परिभाषा देकर निकल जाते हैं महान विद्वान लोग। उसको समझना बड़ा चैलेंज होता है। उस परिभाषा में अगर भले वो एक लाइन की परिभाषा क्यों ना हो, उस एक लाइन का मतलब बहुत बड़ा होता है, उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उसको इतनी आसानी से समझना भी, तो अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं, वे सारे कार्य इसमें समाहित होंगे जिन कार्यों का उद्देश्य सार्वजनिक नीति को लागू करना या उसे पूरा करना होता है। तो एल डी वाइट ने एकदम साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि ये वो सारे कार्य सरकार जिस उद्देश्य करती है उसके पीछे उद्देश्य सार्वजनिक नीति का होना चाहिए, है ना। उस नीति को सार्वजनिक हित में, लोक कल्याण के लिए लागू करना और उसे पूरा करना उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो वो लोक प्रशासन कहलाएगा। और इसी तरह से एक अन्य परिभाषा यहां पर दी गई है वुड्रो विल्सन महोदय के अनुसार। जी हाँ, वुड्रो विल्सन, इनको जो है लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाए आप लोगों से तो लोक प्रशासन के जनक भी कहलाते हैं ये वुड्रो विल्सन। तो लोक प्रशासन का काम कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में लागू करना होता है। क्या बोलते हैं इन्होंने कि लोक प्रशासन का काम क्या होता है? कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में लागू करना ही क्या होता है? लोक प्रशासन होता है। और उसी प्रकार से जो तीसरी परिभाषा है लूथर गुलिक महोदय के अनुसार, आपने कई बार इन तीनों महोदयों को पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में। तो इनका कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यपालिका अंग से है जहां मुख्य रूप से काम पूरा करवाया जाता है। तो लोक प्रशासन का संबंध किससे दोस्तों? सरकार के कार्यपालिका अंग से। और ये आगे चल करके आप वैसे तो फर्स्ट सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, कार्यपालिका में कौन है? कार्यपालिका में सब लोग प्रशासनिक अधिकारी तो होते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी तो लोक प्रशासन है। लोक प्रशासक कौन होगा? प्रशासनिक अधिकारी। हमारे पास तीन अंग है हमारी सरकार के, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, तो कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका ये देखती है कि कानून जनता के खिलाफ या फिर मूल अधिकारों के खिलाफ या संविधान के खिलाफ तो नहीं है। हमारे सरकार के तीन अंग हैं, उनमें से एक अंग जो होता है कार्यपालिका, वही तो लोक प्रशासन है भाई। उम्मीद करता हूं तीनों परिभाषाएं आप लोगों को अब क्लियर हो चुकी होगी। नोट्स बनाने के लिए आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे साथ साथ में, या फिर आप चाहें तो एक बार अच्छे से लेक्चर को सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आप शुरू से लगा करके एक बार आराम से
वीडियो को रोक रोक करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप पहले सुन लेंगे लेक्चर को तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में ना ज़्यादा दुविधाएं नहीं रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट था आपका प्रकृति, किसकी? लोक प्रशासन की प्रकृति। तो लोक प्रशासन की प्रकृति यानी कि नेचर क्या है इसका। लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के लिए विचारकों में दो प्रमुख दृष्टिकोण है। कौन कौन से? दो दृष्टिकोणों की बात की गई है और बहस का विषय भी है कि ये कला है या विज्ञान। दो दृष्टिकोण यही है कि कुछ बोलेंगे कि भाई लोक प्रशासन कला है और कुछ विचारक बोलेंगे ये विज्ञान है, और कोई बोलेगा कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं है, कोई बोलेगा दोनों ही है ना। ये कॉमन सेंस है। तो लोक प्रशासन के विचारक यानी लोक प्रशासन की गहरी समझ रखने वाले लोग इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आइए उसको पढ़ेंगे ना तो हमारा दृष्टिकोण भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर एकीकृत के नाम से, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण के नाम से, एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण के नाम से। तो एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रेटिव व्यू कौन रखता है और मैनेजरियल व्यू कौन रखता है, यानी प्रबंधकीय व्यू कौन रखता है, दृष्टिकोण कौन रखता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार, किस दृष्टिकोण? एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार किसी विभाग में ऊपर से नीचे तक काम करने वाले सभी कर्मचारियों के कार्य लोक प्रशासन का हिस्सा माना जाता है। इसके समर्थक एल.डी. वाइट और जॉन गॉस है। बहुत अच्छी बात इसमें दोस्तों ये है कि एक प्रकार से एल.डी. वाइट और जॉन गॉस जो महोदय जो है, ये दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक, डीएम महोदय तक, ये सभी लोक प्रशासन का हिस्सा होते हैं। तो किसी भी विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब लोक प्रशासन का हिस्सा होते हैं। पहला दृष्टिकोण तो ये है। और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल उच्च अधिकारियों के कार्य ही लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जो योजना बनाते हैं और निर्देश देते हैं। निचले स्तर के लिपिकीय यानी कि क्लर्कियल काम इसमें शामिल नहीं होते हैं। लूथर, गुलिक, साइमन और स्मिथ वर्ग, ये तीन विद्वान इस बात के समर्थक हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा डाउट आपको इस पॉइंट में रहा होगा, लेकिन नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको ध्यान से सुनिए। एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब यह है कि प्रशासनिक विभाग में ऊपर से नीचे तक जितने भी कर्मचारी हैं वो सबके सब कौन होंगे? वो सबके सब यहां पर जो है लोक प्रशासन का हिस्सा होंगे। इस बात का दो विद्वान विशेष रूप से समर्थन करते हैं, वाइट और गॉस, एल.डी. वाइट और जॉन गॉस। लेकिन वहीं पर कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि नहीं भाई, सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को हम लोक प्रशासन का हिस्सा नहीं मानते। उनका कहना है कि जो ऊंचे पदों पर प्रशासन के ऊपर ऊंचे पदों पर है, जो अधिकारी ऊंचे पदों पर कार्यरत है, सिर्फ उनको ही लोक प्रशासन का अंग मानेंगे। जो निचले स्तर पर है उनको नहीं मानेंगे। ये दोनों दृष्टिकोण समझ आ गया आपको? अब आप जो उसको मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में इसी प्रकार से आपको यहां पर लिखना होगा, है ना। इसके अलावा अब देखिए पॉइंट नंबर बी में देखिए, ए देखा आपने, ए में आपने एकीकृत, है ना, और आपने जो है यहाँ पर एकीकृत और प्रबंध की, ये दो दृष्टिकोणों को यहाँ पर पॉइंट नंबर ए के अंदर समझा। अब पॉइंट नंबर बी में अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि यार ये जो लोक प्रशासन है ये कला है या फिर विज्ञान। तो कितने विद्वान इसको कला मानते हैं और कितने विद्वान इसको विज्ञान मानते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन कला के रूप में। तो भाई कला का अर्थ किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना होता है। कला का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य हो उसे कुशलता पूर्वक कंप्लीट कर ले। प्रशासन चलाना अभ्यास, अनुभव और व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। एक अच्छा प्रशासक अपनी सूझबूझ से विषम परिस्थितियों को संभालता है, इसलिए यह एक बेहतरीन कला है। दिमाग में कुछ घुसा? लोक प्रशासन को कला क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर?
क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो सिचुएशनल डिसीजन लेता है, परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेता है, और उन परिस्थितियों को चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, नेगेटिव परिस्थिति हो, उसे संभाल लेता है। तो ये कब कर पाता है? जब उसके अंदर कला होती है कि वो अपने कार्य को करने में पूरी तरह से दक्ष है, कुशल है। तो कुशल कार्यकर्ता को ही यहां पर कलात्मक रूप में देखा जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन कला है। लेकिन अब इसको अगर हम विज्ञान के रूप में देखें, चलिए कला के रूप में तो हमने मान लिया कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेने में सक्षम होता है, इसलिए उसको कला मान लेते हैं। लेकिन विज्ञान किस रूप में मान सकते हैं? तो सुनिए ध्यान से जरा, विज्ञान का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन। विज्ञान का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिकली जो नॉलेज हमारे पास होता है या जो क्रमबद्ध ज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं, जिसका प्रूफ हो, सब कुछ होना चाहिए। तो लोक प्रशासन के अपने खुद के नियम होते हैं जैसे विज्ञान के नियम होते हैं, अपने खुद के सिद्धांत होते हैं जैसे विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, और अपनी खुद की एक अध्ययन पद्धति होती है जैसे विज्ञान की होती है। हालांकि यह भौतिक विज्ञान जैसा कठोर विज्ञान तो नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध परिवर्तनशील मानव स्वभाव के साथ जुड़ा होता है। विज्ञान तो विज्ञान है, चाहे फिर वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे फिर वो सामाजिक विज्ञान हो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन को हम विज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं। उसका उचित प्रमाण आपके सामने ही रहा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 की ओर जरा रुक करते हैं। क्या बोलता है पॉइंट नंबर 3? लोक प्रशासन का क्षेत्र बताइए। भाई लोक प्रशासन का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपने जो है क्लास नंबर 8 से आप लोगों ने एक चीज बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते आ रहे हो, पोस्ट कार्ब का सिद्धांत। पोस्ट कार्ब का सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया था दोस्तों। ये सिद्धांत कौन सा? पोस्ट कार्ब का। यहां पर जो है 7 अक्षर है अंग्रेजी के, और 7 अक्षर का एक अपना खुद का एक महत्व होता है। इससे लोक प्रशासन का क्षेत्र पूरी तरह समझ आ जाएगा। क्या है वो? जरा देखिए, मैं पूरी अच्छे से टेबल बना करके लाया हूं। टेबल को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहां पर पोस्ट कार्ब ऐसे पढ़ेंगे तो पोस्ट कार्ब आपको नजर आ जाएगा, POSDCORB। ये पोस्ट कार्ब की पूरी प्रणाली है, पूरा सिद्धांत है। इस पोस्ट कार्ब सिद्धांत में P का मतलब होता है प्लानिंग करना। क्या होता है? प्लानिंग। वहीं O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन, और एस का मतलब होता है स्टाफिंग, वहीं डी का मतलब डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, और आर का मतलब रिपोर्टिंग, एंड बी फॉर बजटिंग। तो फिर से उस ऊपर से बढ़िए जरा, पी फॉर प्लानिंग को देखिए। प्लानिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? योजना बनाना, यानी कि उद्देश्य तय करना, उन्हें हासिल करने के तरीके निर्धारित करना। कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसकी प्लानिंग की जाती है कि नहीं? प्लानिंग होती है ना। प्लानिंग के बाद में क्या करोगे आप? प्लानिंग बनाने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, एक संगठन बनाओगे। भाई इस काम को कौन कौन लोग अंजाम देंगे, कौन कौन इस कार्य को करेगा, तो ऐसे अधिकारियों का आपने एक संगठन तैयार कर लिया। उसके बाद में स्टाफिंग करोगे, कार्मिक प्रबंधन करोगे, यानी सभी पदों पर सही योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण करोगे। आपने संगठन तो बना लिया, लेकिन अभी यह तय नहीं किया कि किस पद पर किसे बिठाकर कार्य करवाना है। ये कहां से करोगे? एस से करोगे, यानी स्टाफिंग से करोगे। उसके बाद D4 आता है डायरेक्टिंग, यानी निर्देश देना। अब निर्देश देने की बारी, यानी कर्मचारियों को निर्णय बताना और आदेश देना। D4 डायरेक्टिंग। वहीं C4 होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय करना। जी हां, संगठन के विभिन्न भागों में तालमेल बिठाने को ही समन्वय करना कहा जाता है। उसी प्रकार से फिर आता है R4 रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्ट देना, यानी कि कार्यों की प्रगति का हिसाब किताब अपने पास रखना और उच्च अधिकारियों के पास प्रेषित करना, यानी भेजना। और फिर लास्ट में आता है बजटिंग का काम। बजटिंग सॉरी बजट बनाना। तो वित्तीय योजना, कर संग्रह और खर्च का हिसाब किताब रखना बजटिंग के अंतर्गत आएगा। तो ये पूरे पोस्ट कार्ब की ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसीलिए साइड में होता हूं बार बार, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। अब चूंकि लोक प्रशासन के पूरे क्षेत्र को जो है ना मुख्य रूप से 2 भागों में पढ़ते हैं हम लोग। एक भाग तो आपने पढ़ लिया पोस्ट कार्ब का,
लूथर गुलिक को ध्यान रखना, लूथर गुलिक ने ये सिद्धांत दिया था पोस्ट कार्ब का, है ना। इसके बाद में अब पढ़ने वाले हैं सेकंड जो इसका दृष्टिकोण है, सेकंड क्षेत्र है दूसरा, वो है विषय वस्तु के आधार पर, यानी विषय वस्तु के आधार पर जो क्या क्या दृष्टिकोण है इसका, तो सब्जेक्ट मैटर व्यूज क्या हो सकता है इसका, यानी पोस्ट कार्ब तकनीक तो सिखाता है, ध्यान सुनिएगा, पोस्ट कार्ब तकनीक क्या करता है, सिखाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि किस विषय में काम हो रहा है। विषय वस्तु दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विभिन्न सेवाओं पर निर्भर करता है। कौन कौन सी सेवाओं पर दोस्तों, तो ध्यान रखना यहां पर जो है ना, सिर्फ पोस्ट कार्ब से काम नहीं होने वाला। पोस्ट कार्ब ने ये तो बता दिया कि आपको काम कैसे काम करना है, कैसे करना है, लेकिन किस विषय पर काम करना है ये तो नहीं बताया ना। तो दोस्तों किस किस विषय पर काम होता है लोक प्रशासन के अंतर्गत, ध्यान सुनिएगा, स्वास्थ्य प्रशासन पर, यानी यानी कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर, शिक्षा के प्रशासन यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर, रक्षा एवं पुलिस प्रशासन और कृषि एवं विकास प्रशासन, ये अलग अलग क्षेत्र है लोक प्रशासन के, जिनके पर पोस्ट कार्ब के आधार पर योजनाएं लागू की जा सकती है। तो ये दो दृष्टिकोण यानी कि दो क्षेत्र है जिसे आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जल्दी से ले लीजिए आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। लास्ट के 2 पॉइंट बचे आपके लोक प्रशासन की। चलिए विशेषताओं को फटाफट देख लेते हैं। विशेषता क्या क्या हो सकती है, ध्यान सुनिएगा। लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग बनाने की विशेषता निम्नलिखित है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन दो अलग अलग फंड हैं, आप सभी को अच्छे से पता। आगे लोग पढ़ने वाले हो आप लोग सब कुछ, पब्लिक है ना, प्राइवेट यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को सेपरेट पढ़ोगे, क्या क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी बातें पढ़ोगे। देखिए यहां पर 7 पॉइंट आप देख पा रहे हैं विशेषताओं में। मैं आपको यहां पर 7 पॉइंट लेकर के आया हूं। सबसे पहले लोक कल्याणकारी उद्देश्य, इसकी विशेषता है। राजनीतिक दिशा निर्देश, इसकी अन्य विशेषता है। कानूनी ढांचा, नियमबद्धता, राजनीतिक तटस्थता, समानता का व्यवहार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और स्थायित्व, ये 7 अलग अलग विशेषता है लोक प्रशासन की। आइए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में तो थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 में लोक कल्याणकारी उद्देश्य की। तो क्या है लोक कल्याणकारी उद्देश्य, देखिए निजी कंपनियों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। भाई कंपेयर करेंगे तो हम समझ पाएंगे ना। लोक कल्याणकारी उद्देश्य यानी लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य के आधार पर इसकी विशेषता है। निजी कंपनियों की जब हम बात करते हैं यानी पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं या निजी कंपनियों की बात करते हैं, तो इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लेकिन क्या लोक प्रशासन भी लाभ कमाने के लिए काम करते हैं? नहीं, जनता की सेवा करने के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम। तो ये लोक प्रशासन की अपने आप में एक विशेषता है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो सेकंड है राजनीतिक दिशा निर्देश। तो राजनीतिक दिशा निर्देश के अंतर्गत हम देखेंगे कि लोक प्रशासन मंत्रियों और संसद या विधानसभा द्वारा बनाई गई नीतियों के तहत कार्य करता है। प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो जो भी दिशा है ना, राजनीतिक दिशा निर्देश, तो इसमें जो भी अधिकारी होते हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा जो आदेश दिया गया है उन आदेशों का पालन करते हैं और उनके प्रति जवाबदेह भी होते हैं। कहीं गलत काम करेंगे तो वो इनकी नाक में नकेल डाल सकते हैं। क्लियर। वहीं पॉइंट नंबर 3 को देखिए, कानूनी ढांचा और नियमबद्धता। कानूनी ढांचा और नियमबद्धता को जरा समझिए। यहां पर इसका मतलब होता है कि लोक प्रशासन संविधान, कानूनों और सख्त नियमों से बंधा होता है। लोक प्रशासन छुट्टा सांड नहीं है। क्या है ये? संविधान से बंधा होगा, कानून और सख्त नियमों से बंधा होता है। कोई भी अधिकारी अपनी मनमर्जी से कानून से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में लोक प्रशासन की विशेषता, एकदम सामान्य और इजी विशेषताओं को लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को ना प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में, ना रटने में नहीं, पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, समझने में प्रॉब्लम ना आए। कोई भी कंटेंट होता है यार सटीक रूप से समझ आना चाहिए। समझ आ गया ना तो समझ ली, जंग जीत गए आप लोग। चलिए 4th है इसमें राजनीतिक तटस्थता। अब लोक प्रशासन, भाई आपने देखा है ना कि नेता लोग हर 5 साल में बदल जाते हैं। तो क्या आपने कभी कलेक्टर को बदलते हुए देखा हर 5 साल में? नहीं ना। अरे ये लोक प्रशासनिक लोग जो है ये स्थायी अंग है भाई सरकार के। सरकार बदलेगी तो हर बार लोक प्रशासन थोड़ी ना बदल सकते, कर्मचारी को थोड़ी ना बदल सकते हैं। तो यही इसीलिए लोक प्रशासन यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको तटस्थ रहना पड़ता है। किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं कर सकते ये।
तो प्रशासक किसी भी राजनीतिक दल के प्रति वफादार होने के बजाय संविधान और तत्कालीन सरकार की नीतियों को निष्पक्ष रूप से लागू करते हैं। संविधान के प्रति वफादार होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, जो उस समय जो सरकार है, उस सरकार की नीतियों को निष्पक्ष रूप से लागू करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मेरी पार्टी का है या दूसरी पार्टी की सरकार है, उससे कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे समानता का व्यवहार। ये सभी के प्रति समानता का व्यवहार रखते हैं। सरकारी प्रशासन में कानून के सामने सभी नागरिक समान होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पता ही क्या डाउट है इसमें कोई, है ना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 में जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जी हाँ, लोक प्रशासन, मीडिया, न्यायपालिका, संसद और आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के माध्यम से सीधे जनता और कानून के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्लियर है। और पॉइंट नंबर 7 स्थायित्व। स्थायित्व जैसे मैंने अभी कहा, भाई मंत्रिमंडल बदल जाएगा चुनाव के बाद में, लेकिन सिविल सर्वेंट नहीं बदलेगा, लोक सेवक नहीं बदलेगा। वो जो लोक सेवक है वही तो आपका लोक प्रशासक है। तो राजनीतिक सरकारें चुनाव के बाद दल बदल सकती है, लेकिन लोक सेवक अपनी सेवानिवृत्ति तक स्थायी रूप से काम करते हैं, सेवा में बने रहते हैं। 7 विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी है, उम्मीद करता हूं 7 तो क्लियर होगी। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं महत्व की। दोस्तों, आधुनिक युग में प्रशासनिक राज्य आधुनिक युग को प्रशासनिक राज्य कहा जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है आज के वर्तमान समय को। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का पाला किसी न किसी रूप में लोक प्रशासन से पड़ता ही पड़ता है, सरकार से पड़ेगा ना। चलिए, महत्व को भी हम 2 रूप में देख सकते हैं, कि 2-3 रूपों में देख सकते हैं। लोक प्रशासन का महत्व किस किस, राज्य के आधार के रूप में, सामाजिक आर्थिक बदलाव के रूप में और आपातकालीन सुरक्षा के रूप में। ये 3 बिंदु है जो आपको लोक प्रशासन का महत्व समझा देंगे। चलिए एक एक करके इनको भी डिकोड करते हैं। सबसे पहले राज्य के आधार को जरा समझते हैं। राज्य के आधार को क्या होता है, राज्य का आधार जरा सुनिए ध्यान से। दरअसल भारत का राज्य का कार्यकारी अंग की अगर बात करें, राज्य का कार्यकारी अंग यानी कि ऑपरेशनल आर्म्स ऑफ स्टेट बिना प्रशासन के कानून केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। सरकार की योजना तभी सफल होगी जब प्रशासन उसे कुशलता से लागू करे। तो जो हमारा प्रशासन है, या कहें कि जो हमारा लोक प्रशासन है, या जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, वो एक प्रकार से राज्य का आधार है। मैंने थोड़ी जब लेक्चर शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि सरकार संसद में बैठकर कानून का निर्माण करती है या विधानसभा में बैठकर कानून का निर्माण करती है। सांसद या सरकार तो नहीं आएगी यहां पर कानून को लागू करने। कानून को लागू करने के लिए किसको दिया जाएगा, तो सिविल सर्वेंट को दिया जाएगा। अब सिविल सर्वेंट ही रियल ग्राउंड पर आकर के कानून को लागू करते हैं, और अगर ये कानून को लागू नहीं करेंगे तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएंगे नियम। इसलिए कहा जा सकता है कि सिविल सर्वेंट यानी कि लोक प्रशासक राज्य का आधार होते हैं। ये सबसे बड़ा महत्व है। उसके बाद सेकंड बात करें सामाजिक आर्थिक बदलाव की दोस्तों, तो सामाजिक आर्थिक बदलाव भी जो है इनके प्रति जिम्मेदार है। कैसे, तो सुनिए देखिए। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन कैसे, विकासशील देशों जैसे भारत जैसे देश में गरीबी उन्मूलन, साक्षरता बढ़ाना और कुपोषण दूर करना और सामाजिक असमानता मिटाने के लिए लोक प्रशासक जो है मुख्य माध्यम है, ये प्रति जिम्मेदार है। क्यों, अरे कोई सा भी कार्य होगा इनमें से, किसी भी कार्य को उठा लीजिए, आप वहां पर लोक प्रशासक को ही देखोगे। कोई सांसद विधायक नहीं आएगा ये काम करवाने के लिए जनता के बीच में। जनता के बीच में यही लोक प्रशासक होंगे। इसीलिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन इनको ही माना गया है। उसके अलावा विधि एवं व्यवस्था की बात कहें, विधि और व्यवस्था बनाए रखना, तो भैया जनता में शांति व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सुरक्षा करना, न्याय बनाए रखना, ये सब काम किसका होता है, हमारी पुलिस का और न्याय प्रशासन का तो होता है। और ये कौन होते हैं, यही तो लोक प्रशासक होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव के पीछे इनका बहुत बड़ा लंबा सा हाथ है। आइए पॉइंट नंबर 3 था आपातकालीन सुरक्षा। आपातकालीन सुरक्षा को जरा सुनिए। संकट प्रबंधन, इसको हम संकट प्रबंधन के रूप में जानते हैं, यानी क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप या महामारी आ जाती है, या फिर कोई राष्ट्रीय संकट ही आ जाता है जैसे कोरोना जैसा, इस समय लोक प्रशासक ही सबसे आगे रह करके राहत और बचाव का कार्य करते हैं ना। ये उदाहरण भी देखिए, कोविड-19 का दे दिया।
महामारी के समय लॉकडाउन का पालन कराना, मुफ्त राशन बांटना, टीकाकरण अभियान चलाना, ये सब किसने किया था? प्रशासनिक अधिकारियों ने। या कोई सांसद विधायक आए थे, एमएलए वगैरह आए थे? नहीं आए ना। कौन आया था? प्रशासनिक अधिकारी आए थे। तो इन 3 महत्व बिंदुओं के माध्यम से आपने महत्व जाना और लास्ट में बात करने वाले हैं निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। दोस्तों लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आज जो सभ्य समाज है हमारी, उस समाज की रीढ़ की हड्डी है ये लोक प्रशासन। अगर लोक प्रशासन मजबूत होगा तो हमारा समाज सीधा खड़ा होगा, और लोक प्रशासन कहीं अगर कमजोर पड़ा तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी और समाज झुक जाएगा। बैकबोन ये केवल नियमों का पालन कराने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक परिवर्तनकारी शक्ति है दोस्तों। सकारात्मक परिवर्तनकारी शक्ति है, परिवर्तन लाने की, परिवर्तन कराने की शक्ति है इस प्रशासनिक ढांचे में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है और लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना होता है। तो आपने यहां कुल मिलाकर लोक प्रशासन के कंप्लीटली अर्थ को देखा, विशेषताओं को देखा, महत्व को देखा, परिभाषाओं को देखा, क्षेत्र को देखा, कहां कहां पर ये लागू होते हैं, विभिन्न तथ्यों पर डिस्कस किया। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि लोक प्रशासन का जो सामान्य सी भूमिका थी आपकी, क्या उस पर तैयारी हुई आपकी या नहीं हुई? मैं तो अब भी नहीं बोलता हूं कि आपने कोई एक टॉपिक कवर किया है, मैं अब भी बोल रहा हूं अभी सिर्फ आपने बेस तैयार किया है। अभी शुरू के 2 से 3 लेक्चरों तक आपका बेस ही तैयार होगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और 100% बेहतर तरीके से आप लोग करके आओगे, ये भी मेरी गारंटी है। अगर आपने पूरे फोकस के साथ क्लासेस को लास्ट तक अटेंड किया है ना, तो हर टॉपिक को मैं इस प्रकार एक्सप्लेन करूंगा कि आपके दिमाग में अंदर सीधे घुस जाएगा वो टॉपिक। और यकीन ना हो तो लेक्चर खत्म होने के बाद में एक क्वेश्चन लिख लेना अपनी तरफ से और उसका आंसर लिखना चालू कर देना। जितना पढ़ा कर जा रहा हूं, अगर पूरा नहीं लिख दिया, उससे डबल ना लिख दिया तो बोलना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हाँ, अगला जो सेशन होगा आपका, उसमें हम बात करने वाले हैं अकादमिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। मतलब यह कि आप पढ़ रहे हैं ना, एक किताब के रूप में, एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन को, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं ना, तो उस सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ? क्या डायरेक्टली सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला कि भैया लोक प्रशासन को पढ़ा दीजिए आप? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। धीरे धीरे इसका विकास हुआ होगा, धीरे धीरे ये एक बुक बनी होगी, बुक बन के फिर स्कूलों में आई, धीरे से फिर कॉलेजों में आई, यूनिवर्सिटी में आई है। सही है ना। तो इसका विकास एक अकादमिक विषय के रूप में कैसे हुआ, अकादमिक विषय यानी कि आपके कॉलेज, स्कूल, कॉलेज के विषय के रूप में कैसे हुआ, ये हम कल वाले सेशन में पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2 में। हाँ, कोई अन्य सब्जेक्ट अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप बीए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और कोई अन्य सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर चले जाइए। प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ कोर्स हमारे द्वारा तैयार किया गया चाहिए, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आंसर सम्मिलित होते हैं, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, 2026-27 के एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, 2027 के एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स होने वाला है। आप इसको जो है ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। अभी दोस्तों 60% डिस्काउंट के साथ में अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी रियल जो वैल्यू है वो है 999। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स की 999 रुपए वैल्यू है, लेकिन अभी 60% डिस्काउंट देने के बाद में आपको 399 में यानी 399 रुपए में ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरे ना जो भी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट है, पूरे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं फाउंडेशन कोर्स के साथ में। ओके फ्रेंड्स, सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।